हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम नदीकृत स्थलाकृतियाँ देख चुके हैं और कास्ट लैंडफॉर्म्स को भी देख चुके हैं और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज हम देखेंगे कि सागरीय जल किस तरीके से स्थलाकृतियों का निर्माण करता है और ये स्थलाकृतियाँ हमें कहाँ मिलेंगी। ये स्थलाकृतियाँ हमें मिलती हैं तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज में। तो आज का हमारा टॉपिक है कोस्टल लैंडफॉर्म्स या तटीय स्थलाकृतियाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब बात कर रहे हैं हम सागरीय जल की। तो सागरीय जल में देखिए कैसे कैसे हलचलें होती हैं हमें जो दिखाई देती हैं। सागरीय जल में देखो ज्वारीय तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, सागरीय लहरें भी चलती हैं जिन्हें ओशियनिक वेव्स कहते हैं। इसके अलावा सागर में देखिए जलधारा भी चल रही होती हैं और साथ में यहाँ पर कभी कभी सुनामी वेव्स भी आती हैं। तो ये जो जितनी भी हमें सागर में जल में हलचल होती हैं, इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिससे हमें सागर तटीय क्षेत्रों में स्थलाकृतियों का निर्माण दिखाई देता है, वो होती हैं ओशियनिक वेव या सागरीय तरंगे या लहरें जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो सागरीय तरंगों के कारण ही हमें स्थलाकृतियों सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। तो सागरीय तरंगों को हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि ये कैसे बनती हैं और क्या क्या होता है इनमें। देखिए, एक सागरीय तरंग जब महासागर से स्थल की ओर चल रही है तो वो जो प्रोग्रेस करती है तो उसके प्रोग्रेस करने में वो कुछ ऐसे आगे बढ़ती है। ठीक है, कुछ ऐसे आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ने में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो उत्पन्न हो रही है इसमें एक तो होता है क्रेस्ट जिसे बोला जाता है सुरंग। ठीक है, ये होता है सुरंग और एक होता है जो नीचे धसा हुआ भाग होता है जिसे बोला जाता है गर्त या ट्रफ। ठीक है, तो सुरंग और गर्त बनते हुए लहरें आगे प्रोग्रेस करती हैं। अब हम बात करें कि ये जो एक तरंग है इस तरंग की लंबाई क्या होगी। तो हम जब तरंग लंबाई की बात करेंगे तो तरंग लंबाई होती है दो क्रमागत शीर्ष या फिर दो क्रमागत जो गर्त हैं इनके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं तरंग लंबाई। ठीक है, तो तरंग लंबाई क्या होगी, या तो हम दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट ले लें या दो कंटिन्यूअस हम ट्रफ ले लें तो वो होगी तरंग की लंबाई। ठीक है, और अगर हम तरंग अवधि की बात करें कि तरंग अवधि क्या होगी, तो वेव का जो टाइम है, ड्यूरेशन जो है वो होगी कि एक जगह पर दो क्रमागत रूप से या तो क्रेस्ट या दो क्रमागत रूप से ट्रफ यानी दो सुरंग या दो गर्त के गुजरने की जो अवधि है, जो समय लगा है, उसे कहा जाता है तरंग अवधि। ठीक है, तो जितनी ज्यादा तेजी से गुजरेंगे तरंग अवधि उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम तरंग की लंबाई जो है उसको देखते हैं। अब आगे बात करते हैं हम तरंग में ही हम कुछ और फैक्टर देखते हैं कि इसमें हमने कुछ नोमेनक्लेचर हमें देखना पड़ेगा जो हमारे आगे अपरदनात्मक स्वरूप और निक्षेपात्मक स्वरूप में देखने में हमें मददगार होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्फ या इसे ब्रेकर या इसे कहते हैं श्वास। तो ये क्या होता है ये देखिए, सर्फ, ब्रेकर या श्वास क्या होता है। देखिए, जब सागरीय क्षेत्रों में जल जो है वो तरंगों के रूप में आगे गति कर रहा होता है, तो जब तरंगे खुले महासागर में उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जब महासागर के आंतरिक भाग में उत्पन्न हो रही है, खुले क्षेत्र में हो रही है, तो क्या होता है, सागर का जो जल तल है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा ऊंचा होता है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये तली कितनी नीचे है। ठीक है, तो सागरीय जल की गहराई क्या है, ज्यादा है। जब गहराई में जब तरंगे उत्पन्न होती हैं दोस्तों, तो तरंगों को क्या है, जल को यहाँ पर घर्षण नहीं करना पड़ता, रगड़ नहीं करनी पड़ती, फ्रिक्शन नहीं होता और जल जो है वो निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता है। तो शुरू में क्या होगा कि जो जल है वो दोस्तों बहुत लंबी तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। अगर आंतरिक भाग में मान लीजिए महासागर के बीच में यहाँ कोई अगर जहाज है,
ठीक है, तो वो जहाज जो है उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है, यानी यहाँ जल जो है वो शांत प्रतीत होता है। हालांकि ये जो तरंगे हैं ये चल रही होती हैं, मगर ये कई सौ किलोमीटर तक भी लंबी होती हैं, इस वजह से यहाँ पर जल जो है वो थोड़ा शांत दिखता है। अब ये जैसे जैसे तट की ओर आगे बढ़ती हैं, ये क्या है हमारा कोस्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा कोस्ट। अब जैसे जैसे ये कोस्ट की ओर बढ़ रही होती हैं तो जो हमारी जो तली है महासागरीय तली वो क्या होगी, अब यहाँ पे मोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए हमने महासागर के भागों में देखा है कि पहले क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, ठीक है। तो यहाँ आते आते क्या है, ढाल तीव्र हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, अगाध सागरीय मैदान होते हैं, ठीक है, अगाध सागरीय मैदान होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तली जो है इसकी महासागर की यहाँ पतली है, धीरे 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 ये मोटा होता जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे जो महाद्वीपीय ढाल जो है वो अब क्या हो रहा है, अब ये महाद्वीपीय ढाल तीव्र होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम महासागरों की ओर आएंगे तो ये जल जो है वो अब यहाँ पर घर्षण करेगा, तली के साथ रगड़ करेगा और जो तरंग हैं उनकी लंबाई कम होती जाएगी। अब जब तरंग की लंबाई कम होगी तो इस तरंग के नीचे जब घर्षण हो रहा है इसकी वजह से इनकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी दोस्तों, ठीक है। और तटीय क्षेत्रों के पास आने के बाद ये जल जो है वो बहुत ऊंची एक तरंग का रूप ले लेता है, ठीक है, बहुत ऊंची तरंग का रूप ले लेता है जिसे कहा जाता है ब्रेकिंग वेव, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये रहा हमारा ब्रेकिंग वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग वेव जो है वो ऐसे आते आते यहाँ से और ये कुछ ऐसे रूप का धारण कर लेगी, बहुत ऊंचा रूप धारण कर लेगी। इसके बाद क्या होगा, अब जल ज्यादा ऊपर हो गया है, जब बहुत ऊंचाई होता है तो इसके बाद ये जल अब यहां से तरंग जो है वो यहां से टूट जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको ब्रेकिंग वेव कहते हैं, क्योंकि यहां आकर के अब टूट जाएगी, किसके पास आकर के, कोस्ट के पास आकर के टूट जाएगी। अब ये और ज्यादा आगे प्रोग्रेस करेगी, टूटने के बाद कोस्ट की ओर आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जब ये यहाँ से टूटेगी तो ये यहाँ से कोस्ट की ओर आगे बढ़ेगी, जैसे ये हमारे बढ़ रही है आगे। तो जो आगे बढ़ रही है इसको बोला जाता है दोस्तों सर्फ या ब्रेकर या श्वास कहा जाता है। तो सर्फ जो है वो क्या है, सर्फ है एक ऊंची उठी हुई ब्रेकिंग वेव्स के अगले शीर्ष जो है उसके टूट के और जल का तटीय भाग की ओर, कोस्ट की ओर प्रवाहित होना, ठीक है। अब ये यहां से जब आ रही है तो बहुत तेज वेग से आएगी, ठीक है, सर्फ वेव्स बहुत तेज वेग से आएंगी और आके कहां टकराएगी, तट पे या कोस्ट पे टकराएगी और यहां पर अपर्दन का काम करेगी, ठीक है। यहां पर आकर के ये अपर्दन का काम करेगी। तो सर्फ आप समझ गए, सर्फ क्या होता है, तो इसे कहते हैं सर्फ ब्रेकर या श्वास। अब देखिए मान लीजिए ये सागरीय तरंग जो है वो यहां से आ रही है, अब इसका जल जो ये आगे से जो रेखा टूट रही है, इस रेखा के टूटने पे एक मान लीजिए ऐसी ही बहुत सारी जो है ब्रेकिंग वेव्स आ रही हैं और वो आकर के जिस रेखा पे आकर के टूट जाती हैं, एक काल्पनिक रेखा मान ले जो तट के समानांतर होगी, ठीक है, पैरेलल होगी तट के। तो तट के पैरेलल मान लीजिए ये कोई लाइन हमने मानी कि तट के पैरेलल ये एक लाइन है जिस पे आकर के ये ब्रेकिंग वेव्स टूट जाती हैं, उसको बोला जाता है प्लंज लाइन या प्रतोड़न रेखा। क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे आके टूटती हैं तो इसको बोला जाता है दोस्तों प्रतोड़न रेखा या प्लंज लाइन, ठीक है। प्रतोड़न रेखा या प्लंज लाइन क्या होती है, एक ऐसी रेखा तट के समानांतर जिस पर आकर के ब्रेकिंग वेव्स टूट के और फिर सर्फ के रूप में आगे या श्वास के रूप में आगे बढ़ती है तटीय क्षेत्रों में, उसे प्रतोड़न रेखा या प्लंज लाइन कहते हैं। तो इस पे आकर के सारी जो तरंगे हैं वो टूट जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एक टर्म और आती है वो है फैच। कि फैच क्या होता है, देखिए
फैच जो है वो है सागर का वह जल तल, सागर का वह तल जिस पर से ये सागरीय तरंगे प्रवाहित हो रही है। यानी ये फैच एक तरीके से दिखाता है वाटर लेवल को, ठीक है, कि वाटर का लेवल क्या है। सरफेस पे हम देखें तो ये जैसे हमारे वाटर का, मान लीजिए ये वाटर का लेवल जो है वो ये है, तो इसे बोला जाता है फैच, ठीक है। जल तल जिसके ऊपर सागरीय तरंगे जिसके ऊपर चल रही हैं उसे कहते हैं फैच, ठीक है। ये तो सागर की तली है और इसके ऊपर ये सागर का जल है जिस पर ये वेव्स चल रही हैं, इसको फैच कहते हैं। देखिए फैच अगर बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ा फैच हो, फैच का विस्तार ज़्यादा हो, तो सागरीय तरंगे कैसी होंगी। मैंने अभी बताया कि जितना ज़्यादा जल की गहराई होगी यानी उसी हिसाब से फैच बड़ा होगा। जब फैच बड़ा होगा तो उसकी वजह से जो सागरीय तरंगे हैं वो भी बड़ी बड़ी होंगी, यानी उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनका विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। तो फैच और फैच के अकॉर्डिंग ही सागरीय तरंगों की लंबाई होती है। तो ये टर्म आप समझे। फैच क्या होता है? फैच होता है जो जल का तल है जिस पर सागरीय तरंगे चल रही है। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि सर्फ से ही जुड़ा हुआ हमारे पास और क्या टर्म्स आती हैं। देखिए एक होता है जब मान लीजिए ये सागरीय जो तरंग है, ये जो वेव है, ये जब आ रही है, आने के बाद ये प्लंज लाइन पे यहाँ पर मान लीजिए प्रतोड़न रेखा जो है उस पे आकर टूट गई और टूट करके ये आगे जल के रूप में प्रवाहित हुई, तो वो तो हमारा हो गया था श्वास, ठीक है। अब ये जल जो है वो कहाँ टकराएगा? सागरीय तट पे, कोस्ट पे आके टकराएगा। जब तट पे टकराएगा तो यहाँ से ये देखिए तीन तरीके से जल जो है वो आगे बढ़ता है। पहला क्या होगा कि जब ये जल टकराएगा तो ऊपर से तो देखिए यहाँ से तो हमारी तरंगे आ रही हैं, तट के पास टकराने के बाद ये जल जो है वापस पीछे की ओर इस तरंग के नीचे से चलेगा, ठीक है। ऊपर से तो कंटिन्यू वेव्स आ ही रही हैं और ये उनके नीचे से जाएगा। ये तरंग ऊपर से आ रही है और इसके नीचे से जाएगा, इसको अधः प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। इसको अधः प्रवाह कहा जाता है या इसको बोला जाता है बैक वॉश, ठीक है। इसको बोला जाता है बैकवाश। और ये बैकवाश दोस्तों खतरनाक भी होता है। खतरनाक क्यों होता है ये बैकवाश? क्योंकि देखिए मान लीजिए आप तटीय क्षेत्रों पे कहीं पे खड़े हैं और पहले आप थोड़ा सा आगे चले गए, जल में अंदर चले गए, और पहले तो क्या है कि बहुत तेज एक लहर आएगी, वो लहर आने से आपको तट की तरफ धक्का लगेगा, पर जैसे ही ये लहर आपको क्रॉस करके आगे चली जाएगी, ठीक है, तो जो तट से टकरा रहा, आपसे जो टकरा रहा है पहले वो तो क्या है? वो तो आपके श्वास टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ जो आपसे टकरा रहा है वो क्या है? श्वास है। और जब आपसे टकराने के बाद जल चला गया पीछे जाकर के वो तट पे जाके टकराएगा, और फिर वहां से जब वो वापस लौटता है तो वो यहाँ से जो लहर आ रही है उसके नीचे से आके लौटता है और वो आपके साथ आपको वापस महासागर की ओर, समुद्र की ओर धक्का लगाता है। पहला धक्का लगेगा आपको तट की ओर और दूसरा लगेगा समुद्र की ओर, और आप अगर पहले झटके में गिर गए तो दूसरे में आपको ये जल जो है वो बहाकर समुद्र के आगे अंदर की ओर ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो ये बैक वॉश है ये क्या करता है कि जब हमारी सागरीय तरंगे जो हैं वो यहाँ से मान लीजिए कुछ अवसाद लेके आ रही हैं, वो अवसाद लाके यहाँ पे छोड़ेंगी और साथ में वो यहाँ पर अपर्दन भी करेंगी, ठीक है। तो श्वास जो आ रहा है, जो सागरीय तरंगे आ रही हैं वो अपर्दन करेंगी, और इस अपर्दित पदार्थ को या तटीय क्षेत्रों में जो भी पदार्थ पड़े होते हैं, इन पदार्थों को ये अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाता है। क्या लेके जाता है? बैक वॉश या अधः प्रवाह। क्लियर है? तो अधः प्रवाह जो है सागरीय निक्षेप जो है उनको अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो पहले तो जल ऐसे जाता है। दूसरा, जब ये जल यहाँ पे सागरीय तटीय क्षेत्रों से टकराएगा तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत तेज कुछ या तो हवाएं चल रही है सागर तटीय क्षेत्रों में तट के समांतर, या फिर हम माने कि ये जो जल है वो मान लीजिए एक तिरछे रूप से यहाँ टकराया, ठीक है। जो श्वास का जो वाटर था, वो सागरीय तरंगों का जो जल था वो कैसे एक तिरछे रूप से यहाँ या तो टकराया तट के साथ, या फिर यहाँ पे हवाएं चल रही थी। तो कुछ जल जो है दोस्तों वो
तट के समांतर चलने लगता है। ठीक है, ये तो नीचे चल रहा था, ये तट के पैरेलल चलने लगेगा, और ये जो पैरेलल चलने वाला वाटर है इसको बोला जाता है वेलांचली धारा। ठीक है, वेलांचली धारा या इसको बोलते हैं लिटोरल करंट, इसे बोला जाता है लिटोरल करंट। ठीक है, तो लिटोरल करंट है क्या है? लिटोरल करंट है जो चल रहा है तट के समांतर, तो ये तट के समांतर चल रहा है लिटोरल करंट। अब तीसरा एक और हो सकता है, जल जो वापस जो समुद्र में जाएगा। अब मान लीजिए कि कुछ जल जो है यहां से वो जो हमारी तरंगे आ रही हैं इसके ऊपर से ऐसे छोटी छोटी तरंगिकाओं के रूप में भी वापस महासागर की ओर लौटता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है तरंगिका, या फिर इनको बोला जाता है रिप करंट। क्या बोला जाता है इनको? रिप करंट। ठीक है, तो श्वास, प्रतोड़न रेखा, फैच और बैकवॉश, लिटोरल करंट और साथ में रिप करंट या तरंगिका, ये सारी टर्म्स आप समझ गए। जो जल महासागर से आ रहा है वो आकर के प्लंज लाइन पे टूट के और आगे बढ़ रहा है, वो तो है श्वास। और ये जो जल आगे आया है ये तट से टकरा करके अगर वापस इस लहर के नीचे से वापस महासागर की ओर जाए तो वो अधः प्रवाह, और अगर ये तट के समांतर चल दे तो लिटोरल करंट, और अगर ये लहर के ऊपर से छोटी छोटी तरंगिकाओं के रूप में चले तो ये कहलाएगा तरंगिका या रिप करंट। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम तटीय क्षेत्रों के बारे में कुछ और टर्म्स को भी समझ लेते हैं कि तटीय क्षेत्रों में हमें कुछ टर्म्स भी देख लेनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा आपको देखें कि तट क्या होता है, तट रेखा क्या होती है, किनारा क्या होता है। ठीक है, तो हम देखिए हिंदी में कोस्ट और शोर, ठीक है, कोस्ट और शोर दोनों को हम तट कहते हैं। ठीक है, बट कोस्ट का मतलब अलग है और शोर का मतलब अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें हम तट की या कोस्ट की, क्या बात करेंगे कि तट क्या होता है। तो देखिए हम बात करें कोस्ट की, तो कोस्ट क्या है? कोस्ट स्थल का वो भाग है, स्थल का वो भाग है जहां के जिसके आखिर में जाकर के और महासागर या जल स्टार्ट होता है, यानी जल की जो आखिरी सीमा पे जो स्थित है वो तो है तट। ठीक है, तो ये जो तट है ये जल में डूबा हुआ नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो तट क्या है? जो जल की आखिरी सीमा बनाता है, इसके पास आकर के जल समाप्त हो जाता है, वो तो है तट। ठीक है, तट की स्थल की क्या है? ये आखिरी सीमा है जहां तक जल आ रहा है। क्लियर है? तट क्या है? स्थल की आखिरी सीमा, लास्ट बाउंड्री जहां तक जल आ रहा है। और जहां तट समाप्त हो रहा है वहां से दोस्तों जो स्टार्ट होती है वो है तट रेखा। ठीक है, तो ये तट तो है हमारा कोस्ट, ये तो स्थल का भाग है, और जिसे हम हिंदी में तटरेखा कह रहे हैं उसे इंग्लिश में बोला जाता है शोर लाइन। क्या बोला जाता है? शोर लाइन। ठीक है, तट रेखा। और हम बात करते हैं कि भारत की तटरेखा कितनी है, उसकी हम लंबाई मालूम करते हैं। तो तटरेखा कहां से गिनेंगे? जहां पे तट समाप्त हो गया और जल स्टार्ट हुआ है वहां से आगे की जो है हम तटरेखा की लंबाई नापते हैं। अब इस देखिए ये जो जहां से तट स्टार्ट हो रहा है इसको किनारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको किनारा भी कहा जाता है। जहां से तट स्टार्ट हो रहा है, जो जल का आखिरी बिंदु है वहां उसको हम कहते हैं किनारा। ठीक है, इसको किनारा कहा जाता है। अब इसके देखिए जो एक किनारा है इसको बोला जाता है शोर भी कहा जाता है इसको, और ये है तटरेखा या शोर लाइन। ठीक है, अब देखिए तट जो है, किनारा जो है हमारा, इस किनारे के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है पश्च तट। ठीक है, पश्च तट क्या होता है? बैकशोर। ठीक है, एक तो होता है बैकशोर या पश्च तट, एक होता है फोरशोर यानी कि अग्रतट, और एक होता है ऑफशोर यानी अपतट। ये 3 टर्म्स को समझिए। सबसे पहले बात करते हैं हम पश्च तट की, यानी कि बात कर रहे हैं हम बैक शोर की कि बैक शोर क्या होता है।
ठीक है। बैक शोर की बात करें पश्च तट की, तो ये कहाँ होता है? पश्च तट होता है जो महासागर का जो सबसे उच्च जो ज्वार आएगा, सबसे ज्यादा जो तेजी से ज्वार आएगा, वहां से लेके और जो औसत जो उच्च ज्वार तल है उसके बीच का जो क्षेत्र है, इसे बोला जाता है पश्च तट। तो ये वाला जो पार्ट है ये है पश्च तट या बैक शोर। और ये जो बैक शोर है ना, इस पे हमेशा जल नहीं होता है। इस पे या तो सागरीय तरंगे चल के आ रही होती हैं, या जब बहुत ऊंचा ज्वार आएगा, ये उच्च ज्वार तल है, यानी यहां तक जब उच्च ज्वार का तल जो है वो ये है, ठीक है। तो यहां कब होगा? जब बहुत तेज स्प्रिंग टाइड आएगा, तब जाकर के यहां पर जल पहुंचता है, ठीक है। तो ये हो गया पश्च तट। तो पश्च तट किसके बीच है? औसत जो उच्च ज्वार आता है उसके और जो सबसे उच्च ज्वार आ रहा है उसके बीच का क्षेत्र होता है, यानी इस पर जो जल है वो कभी कभी ही पहुंचता है। यह सागरीय तरंगों के रूप में पहुंचता है। यहाँ पे जल स्तर जो है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम अग्र तट की बात या फोर शोर की बात। अग्र तट क्या होता है? अग्र तट दोस्तों जो औसत उच्च ज्वार और जो निम्न ज्वार तल है इसके बीच का क्षेत्र होता है, यानी यहां से लेके और यहां तक का जो क्षेत्र है, ये तो क्या है हमारा? ये है हमारा औसत उच्च ज्वार तल, और ये क्या है? निम्न ज्वार तल, ठीक है। तो जब भी देखें हम तो दिन में 2 बार जो आ रहा है, ज्वार आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जो ज्वार आ रहा है तो ये भाग दिन में 2 बार जो है वो जलमग्न होता ही होता है, ठीक है। तो जब भी ज्वार आएगा तो औसत रूप से जो डेली ज्वार आ रहा है तो औसत उच्च ज्वार का क्षेत्र जो है उसमें पाया जाता है अग्र तट या फोर शोर। इसके बाद आता है अपतट या ऑफशोर। क्या होता है? ऑफशोर जो होता है जो निम्न ज्वार तल से आगे का जो महाद्वीपीय मग्न ढाल का भाग है, ठीक है। यहां तक तो हमारा महाद्वीपीय मग्न तट कंप्लीट हो गया। महाद्वीपीय मग्न तट से आगे अब हम महाद्वीपीय मग्न ढाल पे आ गए हैं। तो मग्न ढाल का जो उथला हुआ भाग है, ठीक है, जो उथला हुआ भाग है महाद्वीपीय मग्न ढाल का, जिसमें निम्न ज्वार तल से जो नीचे है, ठीक है, उसे कहा जाता है अपतट या ऑफशोर, ठीक है। तो ऑफशोर जो है इसमें हमेशा जल जो है वो बना रहेगा, ठीक है। तो निम्न ज्वार तल यानी कि यहाँ पे क्या आ गया है? ऐब आ गया है, भाटा आ गया है, तो यहाँ पर तो हमेशा जल बना ही रहेगा। तो अपतट जो है उसमें जल हमेशा बना रहता है। अग्रतट जो है यानी फोर शोर जो है इसमें जल कब आएगा? क्योंकि ये औसत उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार के तल के बीच में है, तो दिन में 2 बार यहाँ पे जल स्तर जरूर बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा अग्रतट, ये पश्च तट या बैकशोर। तो बैकशोर कब होगा? बैकशोर में सब बहुत ऊंचा ज्वार आ रहा है तो ही यहाँ पर जल का स्तर बढ़ता है, वरना यहाँ पर सागरीय तरंगे जो है वो चल के जल को लाती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि कोस्ट या तट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा शोर या शोर लाइन क्या होती है, और शोर लाइन में ही हम देखें तो ये पूरा किनारे का जो भाग है जिसे हम किनारा या शोर कहते हैं, तो ये किनारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, तट के आखिरी बिंदु से किनारा स्टार्ट हो रहा है, और इसे तट रेखा भी कहते हैं। और इस तट रेखा के 3 भाग होते हैं। तो ये ऑफशोर हो गया, ये हमारा फोरशोर हो गया, और ये बैकशोर हो गया, और ये हमारा कोस्ट हो गया। इंग्लिश में तो ऐसे याद रखिए, हिंदी में इसको तट कहते हैं, इसको तट रेखा, ये पश्च तट, अग्रतट और अपतट, ठीक है दोस्तों। ये टर्म्स क्लियर है आपको। अब आगे बात करते हैं हम कि अब हमारा देखें, हम जब महासागर की बात कर रहे हैं और उसमें हमें महासागरीय तरंग जो है इसकी बात करनी है, तो महासागरीय तरंग जो है वो कितनी तरीके से अपर्दन करती हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने नदीकृत स्थलाकृतियों में भी जल के अपर्दन के पर देखे कि किस तरीके से करता है, हमने भूमिगत जल भी कैसे करता है ये भी देखिए। अब साथ में हम इसी में देखें तो देखो टर्म्स तो कुछ मिलती हुई हैं, फिर भी आप देख लीजिए कि सागरीय तरंगे कैसे अपर्दन करेंगी। तो सागरीय अपर्दन में सबसे पहले आ सकता है जल क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। जल क्रिया मतलब कि इसमें जो है सागरीय तरंगे जो हैं वो आकर के तट पे टकरा रही हैं,
ठीक है। अब इसमें किसी भी कंकड़, पत्थर, चट्टान किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ जल जब आकर के इस पे टकराएगा, तटीय क्षेत्र पे आके जल जब टकराएगा तो इस पे क्या होगा, दाब लगेगा, पुश लगेगा, धक्का लगेगा, और इसकी वजह से जो चट्टानें जो हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं, जो संधियां हैं चट्टानों की, वो कमजोर पड़ जाएंगी, और जब ये कमजोर पड़ जाएंगी तो ये आसानी से जल के साथ टूट टूट के नीचे गिरने लगेंगी। ठीक है, तो इसमें जो हम जल क्रिया की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक एक्शन की, ये पूरी तरह से किसका काम है, सिर्फ जल का। इसमें कोई कंकड़, पत्थर, किसी भी चट्टान का कोई रोल नहीं है। ठीक है, दूसरा इसी में हम देख सकते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, अपघर्षण, अपघर्षण या कोरेजन, अपघर्षण या कोरेजन। अपघर्षण कैसे होता है, जब सागरीय तरंगे आ रही हैं तो इन सागरीय तरंगों के साथ सागरीय क्षेत्रों में जो अवसाद हैं वो भी चल के तटीय क्षेत्रों में आके टकराएंगे। तो जब ये तटीय क्षेत्रों में आके टकराएंगे तो ये कुछ नुकीले भी होंगे, कुछ खुरदुरे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ कोबाल होंगे, पैबल होंगे, बोल्डर भी होंगे। ठीक है, तो ये जब आके आएंगे तो ये आकर के तटीय क्षेत्रों में टकराएंगे, टकरा करके चट्टानों पे क्या करेंगे, जो तटीय क्षेत्र की चट्टानों है उस पर घर्षण करेंगे, और घर्षण करके उनको काटने का काम करेंगे। तो अपघर्षण किसकी वजह से हो रहा है, टुकड़े की वजह से, कोबल, पैबल, बोल्डर्स की वजह से, तो इसे कहेंगे अपघर्षण। इसके बाद तीसरा हम सन्निघर्षण को भी ले सकते हैं। ठीक है, सन्निघर्षण क्या होता है, सन्निघर्षण का मतलब होता है कि जो कोर्स मटेरियल आ रहा है, जो बहुत कंकड़, पत्थर जो मोटे मोटे आ रहे हैं, वो आपस में भी सागरीय तरंगों के साथ चलते हुए रगड़ करके अपने आप को फाइन पार्टिकल्स में चेंज करेंगे, बहुत सूक्ष्म कणों में बदलेंगे और छोटे छोटे कणों में बदलने का काम करेंगे। तो इससे भी एक तरीके से अपरदन ही हो रहा है, तो इसे कहते हैं सन्निघर्षण। इसके अलावा सागरीय तरंगे और सागरीय जल और किस तरीके से अपरदन कर सकता है, एक हो सकता है कि वो घुलन क्रिया कर दे, सॉल्यूशन का काम भी कर सकता है। और घुलन क्रिया किस में होती है, घुलन क्रिया होती है जैसे चूने की चट्टानें हैं, डोलोमाइट है, जिप्सम हो। ठीक है, तो जब सागरीय के तटीय क्षेत्रों में, इस तटीय क्षेत्र में मान लीजिए डोलोमाइट हो या चूना पत्थर हो या जिप्सम हो, तो जो जल आ रहा है वो क्या करेगा, वहां करके वही कार्बोनिक अम्ल की तरह बनाएगा। कार्बोनिक अम्ल क्यों, क्योंकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बोनिक अम्ल मिलाएगा, और कार्बोनिक अम्ल में ये जो है वो इजीली घुल जाते हैं। ठीक है, चूना है, डोलोमाइट है, जिप्सम, या इजीली घुल जाते हैं। तो घुलने से क्या होगा, इनके जो जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स में से कणों को निकाल करके और ये जल अपने साथ बहा लेगा। तो धीरे 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 जॉइंट बड़े होते जाएंगे और चट्टानों का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से घुलन क्रिया द्वारा भी सागरीय जल जो है वो अपरदन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्रिया हैं जिनसे सागरीय जल अपरदन करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सागरीय महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली तरंगों के कारण बनने वाली तटीय स्थलाकृतियां। ठीक है, तो सबसे पहली तटीय स्थलाकृति की हम बात करते हैं कि कौन सी तटीय स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं, पहला है हमारा दोस्तों तटीय भृगु। ठीक है, इसे बोलते हैं कोस्टल क्लिफ। कोस्टल क्लिफ देखते हैं कि तटीय भृगु होता क्या है। ठीक है, देखिए, जब मान लीजिए कि ये एक ढलवा सतह है, जो हमारा जो तटीय क्षेत्र है इसमें ये एक ढलवा सतह है। ठीक है, और इस ढलवा सतह पे पूरा जो हमारा जो ये पूरा जो तट रेखा है, इस पे, इस ढलवा सतह पे सागरीय तरंगे जो हैं वो कंटिन्यू आकर के ऐसे टकरा रही हैं। ठीक है, ऐसे ही आकर के टकरा रही हैं, और टकराने की वजह से क्या करेगी, इस ढलुआ सतह पर ये एक पहले एक छोटी सी खांच का निर्माण करेंगी, जहां से ये चट्टानों में से टुकड़े, कंकड़, पत्थर जो है उनको निकाल लेगी। तो इसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ बनेगी एक नौच का निर्माण होगा, एक खांच का निर्माण होगा। किससे हो रहा है, सागरीय तरंगे आकर के और यहाँ पर टकरा रही है, इस ढलुआ सतह पर आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये नौच में ये कंटिन्यू अपरदन करते जाएंगी, और ये नौच जो है वो धीरे 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 बड़ी होती जाएगी, और ये कैसे हो जाएगी, ये धीरे धीरे
ऐसे बड़ी होने लगेगी। ठीक है, अब ये नोच जब बड़ी हो रही है तो यहाँ पे ये धीरे धीरे अंदर तक कटाव कर देगी। ठीक है, क्योंकि सागरीय तरंगे जो है वो यहीं तक आ रही हैं, ऊपर नहीं जा रही हैं, तो ये यहाँ पर आते आते कटाव कर देंगी और इससे ये जो है एक लटकता हुआ तटीय क्षेत्र में ये लटकता हुआ ढालू सतह का निर्माण होगा। इसको भृगु शीर्ष का कहा जाता है और ये भृगु शीर्ष लटक रहा है, लटकता हुआ भृगु शीर्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सागरीय तरंगों ने इसके नीचे ज्यादा अपर्दन कर दिया है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब ये आगे सागरीय तरंगे अब कंटिन्यू यहां से आ रही हैं तो ये क्या करेंगी, इसको और ज्यादा बड़ा करने का काम करेंगी। ठीक है, बड़ा करते करते मान लीजिए इसने और आगे तक इसको काट दिया है। ठीक है, और आगे तक इसको काट दिया है। अब ये जो लटकता हुआ भाग है इसके नीचे कोई आधार तो रहा नहीं, कोई बेस नहीं रहा, तो अब ये कोई हवा में थोड़ी लटकेगा। अब ये टूट करके और नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए यहां से टूट गया और टूट करके ये भाग नीचे गिर गया और इससे एक खड़े हुए इस तरीके से एक खड़ी हुई संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे भृगु या कोस्टल क्लिफ कहते हैं। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में खड़े ऐसे भाग जो कंटिन्यू सागरीय तरंगों के अपर्दन के कारण निर्मित हुए हैं इन्हें भृगु या कोस्टल क्लिफ कहते हैं। और ये तटीय क्षेत्रों में बिल्कुल खड़े हुए संरचना होती है, बिल्कुल खड़े किनारे की तरह दिखाई देते हैं, इन्हें कहेंगे भृगु या कोस्टल क्लिफ। अब देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर सागरीय तरंगों ने क्या किया था, यहाँ से अपर्दन कर रही थी, करते 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 एक भृगु के आगे जब ये यहाँ से लटकता हुआ भाग पूरा टूट गया है तो इस टूट जाने से यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म बन जाता है। इस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको तरंगों ने घर्षित किया है, इसलिए इनको बोला जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म। और ये कहाँ बना है? ये बना है भृगु के आगे। भृगु के आगे एक समतल संरचना जैसे बन जाता है जिसमें ढाल बहुत मंद होता है, इसे बोला जाता है तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। और इसको वेदिका भी कहा जाता है, टेरेस भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको टेरेस भी कहा जाता है साथ में। ठीक है, तो इसको तरंग घर्षित वेदिका भी कह सकते हैं, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। और ये बनेगा भृगु की तरफ। अब यहां से देखिए, ये कंटिन्यू जो क्लिफ है इसके टूटने से कुछ कंकड़ पत्थर जो भी कुछ टूट के नीचे गिरा है वो गिरा हुआ भाग वापस पीछे की तरफ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अधः प्रवाह हो रहा है, बैकवॉश हो रहा है, तो बैकवॉश क्या करेगा, यहाँ जो भी कंकड़ पत्थर होंगे उनको पीछे की तरफ लेके जाएगा। तो ये भृगु के ऊपर का जो लटकता हुआ शीर्ष था ये टूट के यहाँ गिरा, साथ में यहाँ कुछ और भी अपर्दन से कंकड़ पत्थर होंगे, इनको जल जब यहाँ आएगा तो ये पीछे ले जाएगा और ले जाकर पे यहाँ पर ये मटेरियल जमा हो जाएगा, ये निक्षेप धीरे धीरे जमा होने लगेगा। इसको बोला जाता है तरंग निक्षेपित प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको बोला जाता है वेव फॉर्म प्लेटफॉर्म, तरंगों द्वारा निर्मित प्लेटफॉर्म। और यह है तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म जो कि भृगु की तरफ बन रहा है, इसे बोला जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया वेव कट प्लेटफॉर्म क्या था, जो कि भृगु की तरफ तरंगों के घर्षण की वजह से बन रहा था। और दूसरा हमने देखा वेव फॉर्म प्लेटफॉर्म, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म या वेदिका। ठीक है दोस्तों, और ये कहां पे बन रहा है, ये ऐसी जगह पे बन रहा है जैसे हम इसको यहां पर माने तो ये बनेगा हमारा लगभग अग्रतट के आसपास। ठीक है, अग्र तट पे ये आकर के बनेगा। या यहाँ पर तो देखिए ये भृगु जो आ रहा है ये तो पूरा तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम तट आ जाएगा, बैक शोर आ जाएगा। और बैक शोर से आगे की तरफ देखें या बैक शोर का अंतिम किनारा और जो हमारा अग्र तट है यहाँ पर आकर के तरंग निक्षेपित प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको टर्म्स क्लियर हो गई है कि भृगु क्या होता है और खांच क्या होती है और तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म क्या है, तरंग निक्षेपित प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये जो पीछे कंटिन्यू जो भृगु है ना ये हटता जाएगा। अब मान लीजिए जल जो है वो और आगे तक गति करे तो ये यहाँ फिर एक खांच का निर्माण करने लगेगा। तो ये जो भृगु है ये कंटिन्यू पीछे हटता जाएगा। जो क्लिफ है ये क्लिफ कंटिन्यू पीछे हटता जाता है, इसे रिसेशन ऑफ क्लिफ या भृगु का पीछे हटना कहते हैं। ठीक
ठीक है। अब ये देखिए भृगु का जो पीछे हटना है ना, ये भी दो कारकों पे निर्भर करता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर चट्टानें कठोर है, ठीक है। अब कठोर चट्टान है तो इतनी आसानी से कटेगी नहीं, जब इतनी आसानी से कटेगी नहीं तो ये भृगु में धीरे धीरे जो खांच बन रही है ना, ये बहुत धीरे बनेगी। और साथ में जो ऊपर लटकता हुआ भाग है, ये अगर कठोर चट्टान का है तो ये जल्दी से टूट के गिरेगा भी नहीं, तो भृगु बहुत धीरे पीछे हटेंगे। दूसरा, ऐसे हो कि मान लीजिए ये जो भृगु है, ये जो हमारा क्लिफ है, इस क्लिफ की जो चट्टानें हैं, ठीक है, इनका जो ढाल है वो कुछ ऐसे हो, ठीक है, कुछ ऐसे हो इन चट्टानों का ढाल, यानी इनका जो ढाल है वो किसकी तरफ हो? महासागर की तरफ हो। ये हमारा क्या है? महासागर है, और इस महासागर की तरफ मान लीजिए इसका ढाल है, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे जब कट के यहाँ पर नोच बनेगी, ठीक है, यहाँ पे जब ये कटेगा तो ये जो लटकता हुआ भाग है ना, ये बहुत आसानी से गिर जाएगा, क्योंकि इसका ढाल किधर है? इसका ढाल महासागर की तरफ है। दूसरा, इसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भाग जो है, इसका स्खलन जो है वो बहुत तेजी से होगा, ये स्लाइड होकर के यहाँ से और पूरा टूट के नीचे गिर जाएगा। और अगर इसी क्लिफ में हम देखें कि ऐसा ही कोई क्लिफ है, और इस क्लिफ में मान लीजिए जो चट्टानें हैं वो इधर ढाल न होकर के इनका, और इनका जो ढाल है वो किसकी तरफ हो? इसके हेड की तरफ हो, ऐसे ढाल हो, ऐसे ढाल हो, ठीक है। यहाँ तो किधर है? इधर महासागर की ओर है, और यहाँ किधर है? स्थल की ओर है। अब इसका देखिए झुकाव किधर है? स्थल भाग की ओर झुकाव है। तो अब ऐसा जो क्लिफ है वो बहुत धीरे पीछे हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो चट्टानें टूट करके इजीली इधर गिरेंगी नहीं। क्यों नहीं गिरेंगी? क्योंकि इनका ढाल ही नहीं है इस तरफ। जब ढाल नहीं है तो टूट के इस तरफ नहीं गिरेंगी, यानी ये ज्यादा टाइम तक बना रहेगा। तो इस तरह का क्लिफ जो है वो ज्यादा टाइम तक बना रहेगा, और ये पीछे कम हटेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लिफ का पीछे हटना भी डिपेंड करता है कि चट्टानें कोमल है या कठोर है। चट्टानों का जो ढाल है वो महासागर की तरफ है तो जल्दी से क्लिफ पीछे हटेगा, क्योंकि पूरा भाग टूट के महासागर की तरफ गिरेगा। और अगर इसका ढाल स्थल की ओर हुआ चट्टानों का तो ये बहुत धीरे पीछे हटता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्लिफ। क्लिफ के बाद अगली संरचना लेते हैं कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारी जो संरचना आती है वो आती है लघु निवेशिका या कोव। ठीक है, इसे बोला जाता है कोव या लघु निवेशिका। अब ये कैसे बन रही है? लघु निवेशिका का निर्माण किस तरह हो रहा है? मान लीजिए कि तटीय जो क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र में महासागर की ओर तो है कठोर चट्टानें, और उसके पीछे जो है वो कैसी हैं? सॉफ्ट चट्टानें हैं। ठीक है, तो तट के पास हम देखें तो मान लीजिए ये तो हमारे जो है यहाँ पर सारी ये हैं कठोर चट्टानें। ठीक है, ये कठोर चट्टानें हैं, और इसके पीछे जो ये सारी हैं ये कैसी हैं? हमारी सॉफ्ट चट्टानें हैं। ठीक है, यानी कैसे अवस्थित हैं ये सब अवस्थित हैं पूरी आगे की तरफ कठोर और पीछे की तरफ कोमल या मृदु चट्टानें। अब क्या होगा कि यहां से महासागर का जो जल है वो कंटिन्यू आकर के यहां पर टकरा रहा है। ठीक है, अब जो कठोर चट्टानों के बीच में जो जॉइंट्स बने हुए हैं, जहां संधि हैं, वो संधियां हमेशा अपरदन के लिए सबसे प्रोन एरिया होता है। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स जो होता है ना, वहां पे चट्टानें थोड़ी कमजोर होती हैं, चाहे वो कठोर चट्टानें ही हो, बट अगर वहां पर जॉइंट्स हैं तो वो जॉइंट्स हमेशा अपरदन के लिए प्रोन होता है, क्योंकि वहां पर जब जल दाब लगेगा या जहां पर कंकड़ पत्थर आके टकराएंगे तो उनकी जो जॉइंट्स हैं, इनमें जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये जॉइंट्स आसानी से टूटने लगते हैं, और टूटने की वजह से क्या होगा? अब जल जो है उसको अंदर प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। ठीक है, तो यहां से पानी ने इस कठोर चट्टान को की संधियों को तोड़ दिया। ठीक है, इसके जॉइंट्स को तोड़ दिया, और जॉइंट्स को तोड़ के मान ले इसने यहां से जगह जगह से जॉइंट्स को तोड़ दिया। अब ये जल को अंदर प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। समझ गए? यहां से जॉइंट्स को तोड़ा तो यहां जल प्रवेश करेगा, यहां से जॉइंट्स को तोड़ा यहां कर गया, यहां से कर गया। अब इसके तोड़ने की वजह से क्या है? अब ये कठोर चट्टान है, ये तो है कठोर, तो अब इसकी बीच की इसके जॉइंट्स को तो इसने जगह बना ली, मगर इसकी कठोर भाग को ये तोड़ नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जल अंदर अपने अपरदन का काम शुरू कर देगा। किस पे?
सॉफ्ट चट्टानों पे। अब सॉफ्ट चट्टानें जो हैं वो एक तरीके से नग्न हो गई हैं। पहले तो उनको कठोर चट्टानों ने बचा रखा था, बट अब नग्न हो गई हैं। तो अब इस डायग्राम में देखिए कि ये सागरीय तरंगे आ रही हैं और इन सागरीय तरंगों ने कठोर चट्टानों को काट दिया और कठोर चट्टानों को काट के ये अंदर एंटर हो गई। अब ये सॉफ्ट चट्टानों को काट रही है और इसकी वजह से ऐसे एक कर्व, ठीक है, एक अंडाकार या कर्व शेप में अंदर संरचनाओं का निर्माण कर लेगी, जिन्हें लघु निवेशिका या कोव कहते हैं। तो कोव क्या है? ये हमारी कोव है। ये जो अंदर जो अंडाकार या चापाकार जो संरचनाएं बन रही है, कोव है। और इसके देखो ये किनारे पर, ये देखिए ये किनारे पर जो रेड में दिख रही है, ये रेड क्या है? ये है दोस्तों कठोर चट्टानें। ये तो है हमारी कठोर चट्टानें और इनके पीछे ये क्या है? सॉफ्ट चट्टानें। तो सॉफ्ट चट्टानों को तो इसने अंदर तक काट दिया और जो कठोर चट्टानें हमारी हैं, ये जो चट्टानें हमारी, ये बार बिना कटी हुई रह गई हैं। ठीक है, तो ये जो बार जो निकला हुआ भाग है, जो महासागर की और कठोर चट्टानों का निकला हुआ भाग है, इसे बोला जाता है शीर्ष स्थल या प्रोमोनोट्री। ठीक है, प्रोमोनोट्री। ठीक है, शीर्ष स्थल या इसको बोला जाता है हेडलैंड। हेडलैंड या शीर्ष स्थल या प्रोमोनोट्री। ठीक है, तो शीर्ष स्थल क्या है? शीर्ष स्थल है कि कठोर चट्टानों की वजह से कुछ भाग कम अपरदित हुआ है, वो महासागरों की ओर निकला हुआ है, उसे तो शीर्ष स्थल कहेंगे। और दो शीर्ष स्थलों के बीच में मृदु चट्टान के ज्यादा कट जाने की वजह से जो अंडाकार या चापाकार संरचना पड़ गई है, जिसमें जल अंदर तक प्रवेश कर गया है, उसे कहा जाता है लघु निवेशिका, यानी कि कोव कहा जाता है। ठीक है, तो ये बन गई लघु निवेशिका, ये हो गया शीर्ष स्थल। अब मान लीजिए कि धीरे धीरे ये अपना काम कर रही है और करते करते देखिए यहां से, जैसे ये जैसे घूम रहा है, ये यहां से भी अपर्दन करना शुरू कर दे और अपर्दन करते 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 इस पूरे को यहां से काट दे। ठीक है, अब ये सॉफ्ट चट्टान पूरी कट गई है। अब देखिए इस कठोर चट्टान के पीछे जो सॉफ्ट चट्टान थी वो पूरी कट गई। तो अब ये महासागर में ऐसे कठोर चट्टान जो है वो टापुओं के रूप में दिखाई देती है, जैसे ये हमारे हैं। ये क्या है? ये हमारे हैं कठोर शैल के टापू। और इनके पीछे की ये देखिए, ये पीछे की जो कठोर चट्टान के पीछे देखें तो ये जो सॉफ्ट चट्टान थी ना, यहां से ये अब कट के कहां चली गई है? यहां रह गई। और ये आगे का जो भाग है इसका, ये खाली रह गया है। यानी ये महासागर की तरफ जो कठोर शैल जो हैं, कठोर चट्टानें जो हैं, वो खड़ी रह जाती हैं और पीछे की कोमल चट्टानें कट जाती हैं। उन्हें कठोर शैल टापू, हार्ड रॉक आइलैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हार्ड रॉक आइलैंड हो गए और ये हो गए प्रोमोनोट्री, कठोर चट्टानों के आगे निकले हुए भाग शीर्ष स्थल कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारी लघु निवेशिका। अब इसी में आप शीर्ष स्थल में कुछ और संरचनाओं को देखेंगे जो दिखाई देती हैं, हमें बनती हैं। इनमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम बात करते हैं अगली संरचना की कि और कौन कौन सी संरचनाएं हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा शीर्ष स्थल है जो आगे की ओर निकला हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्या है? महासागर है। ये पूरा क्या है? जो मैं आपको ग्रीन डॉट्स में दिखा रहा हूँ, ब्लू डॉट्स में, ये पूरा महासागर है। यहाँ पर महासागर का पूरा जल है। ठीक है, इस महासागरीय जल ने जब अपर्दन किया तो पहले तो यहाँ इसने बनाया, ये क्लिफ बना दिया। ठीक है, क्लिफ का निर्माण बता दिया, जो बिल्कुल खड़े ढाल वाली संरचना है। ठीक है, और इस क्लिफ के बाद यहां इसने देखा ये पीछे तो थी सॉफ्ट चट्टान, तो इस सॉफ्ट चट्टान को इसने काटते हुए आगे ये कठोर चट्टान का एक भाग निकला हुआ है, इसे कहेंगे हम शीर्ष स्थल। तो ये शीर्ष स्थल है हमारा, ये जो आगे निकला हुआ भाग है ये शीर्ष स्थल है। इस शीर्ष स्थल में मान लीजिए कि कहीं पर बीच में या तो कोई कोमल चट्टान आ जाए। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कोई थोड़ी कोमल चट्टान आ गई है शीर्ष स्थल में, तो यहाँ पर जो सागरीय तरंगे हैं वो कंटिन्यू टकरा करके और इसका अपर्दन कर देंगी, जिससे एक
गुफा या फिर कंदरा जैसी संरचना का निर्माण होता है। उसे केव या कंदरा कहा जाता है, केव या कंदरा कहते हैं। और ये कैसे बनी? जब कठोर चट्टान के बीच में कहीं थोड़ी सॉफ्ट चट्टान आ गई है, मृदु चट्टान आ गई है, तो उसमें सागरीय जल प्रवेश करके और उसको शीर्ष स्थल के भी, ये जैसे शीर्ष स्थल था हमारा, ठीक है, इस शीर्ष स्थल में यहां कहीं सॉफ्ट चट्टान आ गई तो इसमें अंदर से प्रवेश कर जाइए। या मान लीजिए यहां पर कोई छोटी सी आ गया है तो यहां पर भी एक कंदरा का निर्माण हो जाएगा। तो शीर्ष स्थल में कंदरा का निर्माण हो जाएगा, केव का निर्माण हो जाएगा। और ये विशेषक अपरदन की वजह से होगा, जब सॉफ्ट चट्टान कट जाएगी और कठोर रह रही है। अब देखिए इस कंदरा में कंटिन्यू क्या होगा, इस कंदरा में जल प्रवेश करेगा। भाई ये महासागरीय जल जो है, महासागरीय जल तो अंदर जाएगा ना, इसमें कंदरा के अंदर, केव के अंदर। अब जब महासागरीय जल अंदर जाएगा तो महासागरीय जल के साथ साथ क्या होगा, बहुत तेजी से हवाएं चल रही होती हैं तटीय क्षेत्रों में, तो ये हवाएं भी इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, महासागरीय जल का भी दाब लग रहा है और साथ में इसमें हवाएं जा रही हैं, तो अंदर हवा का दाब इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो हवा है वो इसके जो हमारा जो शीर्ष स्थल है, जो हमारा प्रोमोन्टरी है, इस प्रोमोन्टरी के ऊपरी भाग को तोड़ करके और ये हवा बाहर निकलने लगती है, शीर्ष के छत को तोड़ेगी। ठीक है, ये शीर्ष स्थल है, इसकी छत को तोड़ करके और हवा बाहर निकलने लगती है। मान लीजिए ये कंदरा बन रही है हमारी, ये कंदरा शीर्ष स्थल के अग्रभाग में बन रही है और इसमें जल प्रवेश कर रहा है और साथ में यहाँ पे हवा जा रही है, तो हवा का दाब जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वायु दाब के कारण ये छत जो है इसकी, ये छत टूट करके और ये हवा ऊपर की तरफ से निकलती है। इसको वात छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात छिद्र या ब्लो होल कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, और जब ये से हवा निकलती है ना तो इसका वेग इतना ज्यादा होता है कि सीटी जैसी आवाज आती है, बिल्कुल जैसे सीटी मार रहा हो कोई, वैसी आवाज आती है जब इसमें से हवा ऊपर निकलती है। यहां से हवा जाएगी और वो ऊपर निकलेगी, यहां से जाएगी ऊपर निकलेगी, सामने यहां से निकली और फिर ऊपर निकलेगी, क्योंकि पीछे तो हवा को जाने को जगह ही नहीं है। अब इससे जो संरचना बनी इसे कहेंगे वात छिद्र। अब मान लीजिए यहां पर कंदरा के अंदर बार बार जब हवा जा रही है तो यहां पर कई सारे, मान लीजिए वात छिद्र जो है वो एक सीरीज में बन गए हैं। ठीक है, कई सारे वात छिद्र, ब्लो होल्स कंटिन्यू बनते जा रहे हैं। हवा जा रही है, ऊपर की छत टूट रही है और टूट करके उसमें से हवा निकलती जा रही है। तो इसकी वजह से जो बन रहे हैं वो कई सारे वात छिद्र, कई सारे ब्लो होल्स जो है वो एक साथ बन गए हैं। इन ब्लो होल्स के बनने की वजह से क्या होगा कि अब इसकी छत जो है वो एक लंबाई में पूरी कमजोर हो गई है। ये देखिए यहाँ पूरे ब्लो होल्स, और ये पूरे ब्लो होल्स जब कमजोर हो रहे हैं तो ये छत मान लीजिए नीचे धसक गई है, पूरी नीचे गिर गई है। तो कुछ ऐसी संरचना का निर्माण होता है जो एक बिल्कुल सकरा जो है वो अंदर की ओर सकरा एक धसा हुआ भाग बन जाता है जो गहराई तक कट गया है। और ये क्यों कटा है? ये कंदरा की छत जो है उसमें एक लंबा कटाव हो गया। मान लीजिए ये ब्लो होल थे, यहां से ब्लो होल कटा तो ये पूरा का पूरा इतना भाग कट गया है। इससे निर्मित संरचना को दोस्तों बोला जाता है जौ। इसको बोला जाता है जौ, ज्योग्राफी वाला जौ कहा जाता है। ठीक है, तो जौ क्या है? जौ का निर्माण होगा कंदरा की छत पे बार बार वात छिद्रों का निर्माण, और इस पूरी एक श्रृंखला में बने हुए वात छिद्रों के ब्लो होल्स के टूट के नीचे गिर जाने पर जो एक लंबी सकरा इनलेट बन जाएगा अंदर की ओर, वो कहलाएगा दोस्तों जौ। ठीक है, इसे जौ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने जौ, ब्लो होल समझ लिया, वात छिद्र समझ लिया, कंदरा समझ ली। अब देखिए कंदरा में ही और क्या हमें मिल सकता है। कंदरा में ऐसा हो कि मान लीजिए यहां से जल जा रहा था तो इधर एक बन गई, ठीक है, एक बन गई इधर कंदरा। अब ये जल का वेग इतना ज्यादा हो, ये जल इतनी तेजी से जा रहा हो कि जैसे ये हमारा जो यहां पर जो प्राकृतिक मेहराब बन रहा है, ये जो बन रहा है हमारा कंदरा जो बन रही है, इस कंदरा में जब जल जाएगा तो ऐसा ही मान लीजिए उस तरफ
इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी ऐसी ही कंदरा बन जाए, क्योंकि जल जाकर के क्या कर रहा है, आगे दाब लगा रहा है, और दाब लगाने की वजह से ऐसा ही अगर पीछे की तरफ भी एक और कंदरा बन जाए तो उसको बोला जाता है प्राकृतिक मेहराब, प्राकृतिक पुल, या फिर इसको बोला जाता है ओशनिक आर्च भी। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बना। अब ये देखिए प्राकृतिक मेहराब, ये प्राकृतिक मेहराब है, ये आर पार यहां से जल आ जा सकता है, इधर से जल जाएगा और उस तरफ से निकल सकता है, ये आर पार एक पूरा मेहराब नुमा संरचना बन जाती है ऐसे, ऐसी। इसमें जल यहां से निकलेगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेहराब। ठीक है, मेहराब कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है नेचुरल ब्रिज भी कहा जाता है, इसको नेचुरल ब्रिज, मेहराब, या इसको ओशनिक आर्च भी कहा जाता है, ओशनिक आर्च। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां बनेगा, ये भी शीर्ष स्थल पे ही बनेगा। जब शीर्ष स्थल की कंदरा आर पार दोनों तरफ रास्ते बना लेती है तो उससे मेहराब बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस मेहराब की जो छत है दोस्तों, ये ऐसे टूट जाए। ठीक है, मान लीजिए कि कंटिन्यू इसमें अपर्दन हो रहा है और ये जो कंदरा है ये ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, और बढ़ते जाने से मान लीजिए ये पूरा यहां से टूट गया है, तो इसके टूट जाने से यहां पर दो जो खड़ी संरचना बन जाएंगी उसे बोला जाता है स्टैक। इसे क्या बोलते हैं, स्टैक बोला जाता है। ठीक है, तो स्टैक का निर्माण कैसे होगा, स्टैक का निर्माण होगा जो मेहराब की छत है वो टूट जाए तो बिल्कुल यहां पर ये जो चट्टान है, एक कठोर चट्टान जो है वो बिल्कुल खड़ी हुई रह जाती है। इस खड़ी हुई चट्टान को दोस्तों स्टैक बोला जाता है। ये देखिए, ये है स्टैक, और ये समुद्र से ऊपर दिखाई देते हैं और तटीय क्षेत्रों से काफी दूर तक निकले हुए हमें मिलते हैं। मान लीजिए हम तटीय क्षेत्र की बात करें तो अगर ये तट है तो ये तट के आगे काफी दूर तक ऐसे स्टैक हमें खड़े हुए मिलते हैं। ठीक है, और इनके पीछे यहाँ क्या है, यहाँ पर पूरा जल है, यहाँ पे जल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हो सकता है कि शीर्ष स्थल निकला हुआ हो, ऐसे शीर्ष स्थल निकला हुआ हो, यानी ये शीर्ष स्थल के ही भाग होते हैं। कभी शीर्ष स्थल यहाँ रहा होगा, जो हमारा जो हेडलैंड है वो कभी यहाँ रहा होगा, यहाँ से इसका अपर्दन होता गया, इसके पीछे फिर मेहराब रह गया, मेहराब भी जब गिर गया तो यहाँ पे स्टैक रह गया, ये शीर्ष स्थल और पीछे हट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टैक रहते हैं। अब इन स्टैक्स का भी कंटिन्यू क्या होगा, अपर्दन होता रहेगा, ऊपर से ये कटते रहेंगे, और कटते कटते अगर ये और छोटे हो जाते हैं तो इसे बोला जाता है स्टंप। इसे बोला जाता है स्टंप। क्रिकेट के जो स्टंप होते हैं, क्रिकेट में बोलते हैं स्टंप, जो तीन पीछे स्टंप लगे होते हैं, वैसे ही ये खड़े हुए रहते हैं, इसको बोला जाता है स्टंप। और इनकी जो साइज है, जो हाइट है, वो स्टैक से कम होती है, क्योंकि ये स्टैक के अपर्दन से बने होते हैं। यानी कि यहाँ पर स्टैक है तो इसके आगे हमें कई स्टंप मिलेंगे। ठीक है, तो ये महासागर की और निकले हुए क्षेत्रों में मिलेंगे स्टंप। और ये स्टंप जो है दोस्तों वो कई बार अपर्दन से इतने छोटे हो जाते हैं कि ये जो जल है, जो जल का तल है, वो इनसे भी ऊपर निकल जाता है, यानी ये जल तल के नीचे डूबे हुए भी रह जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टंप। तो आपने देखा कि पहले शीर्ष स्थल बना, शीर्ष स्थल में कंदरा बनी, कंदरा में ऊपर जब छत पे वात छिद्र ब्लो होल बन गया, इस कंदरा के दोनों और जब रास्ते बन जाएंगे तो उससे प्राकृतिक मेहराब बनेगा। प्राकृतिक मेहराब की छत टूट जाएगी तो एक खड़ी हुई कठोर चट्टान के रूप में संरचना मिलेगी, वो स्टैक होगी, और स्टैक का जो ऊपर से अपर्दन होगा वो और छोटा रूप धारण करेगा तो वो स्टंप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे मिलेंगे हमें तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, पहले ऐसे मिलेगा, मेहराब मिलेगा, फिर स्टैक, फिर स्टंप, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी संरचना हमें तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रीक। पहली है क्रीक। क्रीक के बाद हम देखें कि गल्फ क्या होती है। ठीक है,
गल्फ क्या होती है। गल्फ के बाद हम देखें कि बे क्या होती है, और बे के बाद हम देखेंगे बाइट क्या होता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए क्या होता है, ठीक है। क्रीक, गल्फ, बे और बाइट ये कैसे बन रही हैं देखिए। मान लीजिए कि चट्टानें जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे एकांतर क्रम में कठोर और कोमल चट्टानें जो हैं वो तट के साथ साथ बनी हुई है, ठीक है। और एकांतर क्रम में कैसे हैं, ये लंबवत है, क्षैतिज नहीं है दोस्तों, ये लंबवत है, ठीक है। लंबवत यानी वर्टिकली एक दूसरे के साथ एकांतर क्रम में है, ठीक है। तो ये पहले हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट। अब मान लीजिए कि यहां से जो सागरीय जल जो आ रहा है, तरंगे जो आ रही हैं, वो इसका अपर्दन करके सॉफ्ट रॉक का और एक पतली सकरी अगर इनलेट का निर्माण कर देती है, एक पतला सकरा और एक उथला हुआ इनलेट बन जाता है, तो उसको दोस्तों क्रीक कहा जाता है, ठीक है। तो क्रीक कैसा होता है, क्रीक जो होता है वो होता है पतला होता है, सकरा होता है और उथला होता है। तो सबसे छोटी संरचना तो क्या होती है, क्रीक होती है, ठीक है। ये कैसे बना, तरंग के अपर्दन की वजह से एक पतला इनलेट बन गया, तो ये तो है क्रीक। अब मान लीजिए कि इससे बड़ा वाला अगर कुछ देखें हम, कि मान लीजिए सागरीय तरंगे और ज्यादा अपर्दन करके इसको चौड़ा करते जा रही हैं, तो उससे बनेगा गल्फ, ठीक है। क्या बनेगा, गल्फ। तो गल्फ का ऐसा होता है, गल्फ जो होता है वो भी सकरा ही भाग होता है, ठीक है। गल्फ देखिए, ये गल्फ है, ये भी कैसा है, सकरा भाग ही है गल्फ भी, मगर इसका जो देखें तो इसका जो महासागर की ओर निकला हुआ भाग जो मुख है, इसका जो महासागर की ओर जो एग्जिट है, ठीक है, जो मुख है ना इसका, वो भी सकरा ही होता है। और इसका जो ये देखें हम, तो ये अंदर की ओर ये थोड़ा क्रीक से ज्यादा गहरा होता है। नीचे इसका देखें तो गहराई तक इसका अपर्दन हो रहा होता है, और साथ में ये जो गल्फ जो है वो जल के 3 तरफ से अधिकतर भाग को पूरे को कवर रखती है, और इसका माउथ जो है ना, ये माउथ ये सकरा होता है, ठीक है। तो क्रीक से बड़ा भाग क्या होता है, गल्फ होता है। गल्फ जैसे हम देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जैसे तो मैक्सिको की खाड़ी, तो ये कैसे है, ये गल्फ जो है वो बनती हैं सकरे भूभाग, इनलेट जो है क्रीक है उसके बढ़ने से गल्फ बन गई। अब गल्फ से बड़ी संरचना क्या होती है, गल्फ से बड़ी संरचना होती है बे, ठीक है, बे। और ये जो बे होती है दोस्तों, ये ज्यादा आर्च्ड होती है, ज्यादा आर्च्ड होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, वक्र इसका ज्यादा होता है, और इसका जो माउथ होता है जो महासागरों की ओर निकलता है वो चौड़ा होता है। ये देखिए महासागरों की ओर इसका माउथ जो है वो क्या है, इसका तो था इतना गल्फ का, और इसका देखिए चौड़ा होता है, और ये भी जल को जो है वो 3 तरफ से घेरती है, 3 तरफ से जल को कवर करती है। तो इसमें क्या है, ये जो बे है ये क्या होगा, आर्च अधिक होता है, बहुत अंदर तक निकला हुआ क्षेत्र है, गहरा भी है, मगर ये ज्यादातर क्या होता है, खुले हुए मुंह वाला होता है, तो इसको बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल है हमारी, ठीक है, बंगाली खाड़ी पूरा क्या है, खुला हुआ भाग है, ठीक है दोस्तों। तो बे होती है। बे के बाद आता है बाइट। जो बाइट जो होती है वो थोड़ा छिछला भाग होता है, थोड़ा उथला हुआ भाग होता है, और इसका जो कर्व जो होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत स्लो कर्व होता है, और साथ में दोस्तों इसका जो माउथ है वो बहुत ज्यादा खुला हुआ होता है। ये समवट ऐसी संरचना बनती है, ठीक है। ये ऐसे कुछ तटीय क्षेत्र है, ये पूरा तट है हमारा, तो इस तटीय क्षेत्र में ये ऐसी संरचना होती है जिसमें आर्च जो है, इसका जो आर्च है वो ज्यादा चौड़ा होता है, वक्र ज्यादा चौड़ा होता है, और ये महासागर है पूरा, तो इस महासागर के लिए यहाँ पर खुलने को ज्यादा जगह होती है, ठीक है। जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप गूगल करेंगे, आप इमेज देखेंगे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बिल्कुल ऐसे जो बना हुआ भाग है, ठीक है, ये जो है ये क्या है,
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, इस ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ नीचे जो बना हुआ भाग है यह है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो कि बहुत ज़्यादा चौड़ी है, यानी सबसे सकरा और छोटा भाग जो छिछला रहेगा वो क्रीक, उससे ज़्यादा गहरा मगर अभी भी थोड़ा सकरा है और ये अंदर तक प्रवेश कर गया है कोमल चट्टान में, तो वो क्या है गल्फ। इससे ज़्यादा चौड़ा आर्च्ड भाग जो कि 3 तरफ से जल से घेर के रखेगा और इसका माउथ जो है वो ज्यादा खुला हुआ रहेगा महासागर की ओर, तो वो कौन सा है बे। और इससे बड़ी जो संरचना है वो है बाइट, जिसके जो थोड़ा ये छिछला जल होता है और साथ में जो है इसका जो आर्च है वो बहुत बड़ा होता है और इसका माउथ जो है वो जल में खुला होता है। ठीक है, तो ये होती है बाइट। तो ये आपने डिफरेंस देखा क्रीक, गल्फ, बे और बाइट क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये भी हमें कैसे मिलती हैं, जब लंबवत रूप से सागर तटीय क्षेत्रों में चट्टानें कठोर और कोमल लंबवत रूप से एकांतर क्रम में मिलती हैं, तो कोमल चट्टान के विशेषक अपर्दन के कारण हमें ये क्रीक, गल्फ, बे वगैरह दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी पढ़ लिया है कि तट जो है वो क्या होता है, किनारा क्या होता है। किनारे के 3 पार्ट देख लिए हमने कि बैकशोर क्या है, फोरशोर क्या है, ऑफशोर क्या है, यानी हमारा पश्च तट क्या है, अग्र तट क्या है और हमारा अपतट क्षेत्र क्या है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जल जो है वो कितने तरीके से प्रवेश कर रहा है, तो कैसे आ रहा है, कैसे हमें सर्फ मिल रहा है, कैसे लिटोरल करंट मिल रहा है, रिप करंट कैसे मिल रहा है और साथ में हमें बैक वॉश जो है अधः प्रवाह वो कैसे मिल रहा है। हमने स्थलाकृतियों की बात करी, स्थलाकृतियों में हमने देखिए क्या पढ़ा है, हमने स्थलाकृतियों में पढ़ा कि हमारा भृगु या हमारा क्लिफ कैसे बन रहा है, साथ में हमने कोव देखा, कोव यानी लघु निवेशिका कैसे बन रही है, प्रोमोन्टरी शीर्ष स्थल कैसे बन रहा है और शीर्ष स्थल जो हमारा बन रहा है उस पे कैसे हमें कंदरा, वात छिद्र, मेहराब, स्टैक, स्टंप ये दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि वात छिद्र जो है उनके बन जाने की वजह से जो कैसे मिलती है और साथ में हमने क्रीक, बे और गल्फ को भी देख लिया है। तो दोस्तों ये जितनी भी स्थलाकृतियां थी ये सब हमारी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां थी। हमने सारी की सारी यहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स देखी हैं वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखी हैं। अब हम अगले वीडियो में तटीय क्षेत्रों में जो भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मिलेंगी हमको, जो सागरीय तरंगों के निक्षेपण की वजह से मिलेंगी, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसी वीडियो में हम लेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देता हूँ तटीय निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।